एथिकल डायमेंशन एम्प्लॉयज ऑब्लिगेशन टू बैंक, ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक। तो जैसे बैंक के क्या क्या ऑब्लिगेशन है एथिकली देखा जाए तो पहली बात, बैंक को चेक्स को ऑनर करना ये उनका ऑब्लिगेशन है। बैंक को सीक्रेसी मेंटेन करनी है, मतलब जो भी कस्टमर है उनके डेटा को की सीक्रेसी मेंटेन करनी है, वो भी उनका ऑब्लिगेशन है। बैंक को जो भी कस्टमर द्वारा फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे उनको फॉलो करना ये भी ऑब्लिगेशन है। बैंक को जो भी रिकॉर्ड्स उसके पास है उनको इन ऑर्डर प्रॉपरली रखना वो भी उसकी एक है। बैंक को कोई भी अकाउंट बंद करने से पहले नोटिस देनी है कस्टमर को, ये भी उसका ऑब्लिगेशन है। बैंक को सभी लॉज, गाइडलाइंस, डायरेक्टिव, पॉलिसी जो भी आरबीआई या नाबार्ड या कोई भी रेगुलेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आती है उनको फॉलो करना ये भी उसका ऑब्लिगेशन है। राइट ऑफ बैंक क्या क्या है? बैंक राइट ऑफ जनरल लीन है, मतलब किसी अकाउंट, कोई अकाउंट होल्डर है उसका कोई अकाउंट एनपी हो जाता है तो बैंक उसके दूसरे अकाउंट से जो कि उसी के नाम पर है उससे भी रिकवरी कर सकता है, मतलब उस पर लीन लगा सकता है। बैंक चार्ज, मतलब जो भी इंटरेस्ट और कमीशन वगैरह, फीस वगैरह है उसको चार्ज कर सकता है, ये भी बैंक का राइट है। बैंक किसी भी अकाउंट को कस्टमर को नोटिस देके क्लोज कर सकता है, ये भी बैंक का राइट है। ये देख लीजिए, ये चैप्टर है, ये है जीआईबी पेपर 2 में मॉड्यूल डी एथिक्स इन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का चैप्टर 3 हम कर रहे हैं, एथिकल डायमेंशन एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से एथिकल डायमेंशन। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप डिस्क्लेमर देख लीजिए दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। उसके बाद ऑब्लिगेशन टू थर्ड पार्टी फिड्यूशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैंक की थर्ड पार्टी के प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जैसे कि केवाईसी जो भी रेगुलेट कर रही है एंटिटीज उनके प्रति बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब बैंक ने मालिक की थर्ड पार्टी को केवाईसी का काम दे रखा है तो उसके बाद बैंक अपने कस्टमर्स का जो भी उसका अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप है रेगुलेटेड एंटिटी के हिसाब से उस पर कस्टमर के लिए ड्यू डिलिजेंस, सीडीडी यानी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस को फॉलो कर रहा है, भले वो थर्ड पार्टी हिसाब से आ रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी की तरफ से सी केवाईसी यानी सेंट्रल केवाईसी रजिस्टर रिकॉर्ड्स को भी अप्रीहेंड किया जा रहा है। जो भी रिक्वायरमेंट्स ऑब्लिगेशन पीएमएल एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत आते हैं वो सारे बैंक फॉलो कर रहा है। जो थर्ड पार्टी है वो अगर कंट्री के बाहर, मतलब कंट्री में अपने जो, हाँ अपना वो है न्यायाधिकार है, अपना अधिकार क्षेत्र है इंडिया का, वहाँ के बाहर भी अगर पोस्ट है तो उसको हाई रिस्क माना जाएगा, ये एक बात कही गई है। ठीक है, आरईज यानी रेगुलेटरी एंटिटीज जो हैं वो कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी फ्रेम करती हैं। कोई भी अकाउंट एनोनिमस यानी फिक्चुअस या बेनामी नाम से नहीं खोला जाएगा। कोई भी अकाउंट जहां पर रेगुलेटेड एंटिटी के हिसाब से बताई गई कस्टमर ड्यू डिलिजेंस फॉलो नहीं हो रही है, मतलब कस्टमर जो है अपने आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है चाहे गलती से या जानबूझ के, तो भी वो अकाउंट नहीं खोला जाएगा। मान लीजिए अगर ऐसे में स्मॉल केवाईसी अकाउंट खोल भी दिया जाए तो 12 महीने के अंदर आपको उसमें केवाईसी करवानी कंपलसरी, अदरवाइज वो अकाउंट बंद हो जाएगा। सीडीडी अकाउंट जो प्रोसीजर यानी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस जो प्रोसीजर है वो जॉइंट अकाउंट होल्डर्स पर भी अप्लाई होता है। ठीक है, जहां पे कस्टमर की आइडेंटिटी अकाउंट्स के साथ मैच नहीं कर रही है या उनका नाम या सपोज उनका नाम आरबीआई द्वारा जो सैंक्शन लिस्ट है, मतलब जो वो रहता है ना ब्लैक लिस्टेड वाली लिस्ट रहती है, उसमें अगर उनका नाम है तो भी उनका अकाउंट नहीं खोला जाएगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो कि नॉन एनबीएफसी में अकाउंट खोलना चाहता है और उसके पास सेक्शन 16 के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मतलब आधार पैन वगैरह चीज़ें नहीं है, ओवीडी नहीं है, तो एनबीएफसी जो है वो एक सेल्फ एस्टेटेड फोटोग्राफ कस्टमर से लेकर के उस पर अकाउंट खोल सकती है। एनबीएफसी का जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा वो उस पर साइन और जो इंप्रेशन, जो थंब इंप्रेशन है कस्टमर का, उसको अप्रूव करेगा, बताएगा हमारे सामने लगाया गया है, मतलब उसको वेरीफाई करेगा। जो अकाउंट होगा वो शुरू में 12 महीने के लिए ऑपरेशनल रहेगा, मतलब स्मॉल केवाईसी वाली बात हो रही है। उसके बाद जो बैलेंस होगा अकाउंट में वो ओवरऑल किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे 50,000 से ऊपर नहीं हो सकता। जो पूरा साल भर में क्रेडिट होगा वो 1 लाख से ऊपर नहीं हो सकता और 10,000 रुपये महीने की लिमिट होती है। ठीक है, और 1 साल के अंदर अगर केवाईसी इसमें नहीं करवाया गया, मतलब प्रॉपर ओवीडी नहीं दिया गया, तो फिर अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रोप्राइटरी डेटा, ब्राइब्स एक्सेट्रा। कहा गया भाई इनसाइडर ट्रेडिंग आप सब लोग जानते होंगे ना कि आप सेबी ने मना कर रखा है इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए, कि सपोज आप टाटा कंपनी में काम करते हैं, आपको पता लगा कि टाटा कोई नई चीज़ लॉन्च करने वाली है, आपको पता है कि इसके रेट्स अब बढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब सपोज इसके स्टॉक प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो आपने क्या किया, स्टॉक प्राइस जब सस्ते तब आपने 2-4 लाख के स्टॉक खरीद लिए और जैसे ही वो फ्लक्चुएट बढ़े जिस दिन स्टॉक उस दिन आपने बेच दिए। दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग, क्योंकि आप, आपकी फैमिली मेंबर या जो आप एम्प्लॉयज़ वो लोग ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनसाइड ट्रेडिंग या प्रोप्राइटरी डेटा, इन सब चीज़ों, ब्राइब्स, रिश्वत वगैरह तो नहीं ले सकते। ठीक है, आप मतलब कुल मिलाकर आप पर्सनल गेन के लिए अपनी ऑफिशियल पोजीशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ ही साथ आप उस ऑफिशियल पोजीशन का इस्तेमाल करके अपने दोस्त, अपने फैमिली मेम्बर्स, इनको भी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। बैंक एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो अपने पर्सनल ट्रैवल वगैरह जो क्लेम्स वगैरह होते हैं, रीइंबर्समेंट वगैरह होते हैं, ये नहीं कि आप पर्सनली कहीं घूमने जा रहे हो और बाद में ऑफिशियल वर्क आपने दिखा के क्लेम ले लिया, दैट इज़ ऑल्सो अनएथिकल। किसी प्रकार का आप भेदभाव किसी इंप्लॉय या कस्टमर के साथ नहीं कर सकते। किस प्रकार का भेदभाव? जो भेदभाव
उसके कंट्रोल में नहीं। फॉर एग्जाम्पल किसी की हाइट कम है तो आप ये भेदभाव, कोई किसी कोई मान लीजिए, या जेंडर बेस पे आप भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है, या किसी कास्ट के बेस पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये सब डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप अपने ऑफिशियल रिसोर्सेज को पर्सनल यूज़ के लिए नहीं यूटिलाइज कर, मतलब आपको बैंक से मान लीजिए गाड़ी मिली हुई है, अब आप उस गाड़ी को अपने पर्सनल यूज़ में ले, तो ये भी अनएथिकल है। किसी प्रकार का फिक्स परक्यूजिट अगर है तो उसके बियॉन्ड आप क्लेम नहीं कर सकते, मतलब कि प्री रिक्विजिट जो भी बात, जो भी सपोज एग्जाम्पल आपको टीए है, आपका टीए क्लेम आपका बोला गया कि आपको मान लीजिए 10,000 मिलना है और आपने उसको ज़्यादा क्लेम कर दिया, 15,000 क्लेम कर, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इनसाइड ट्रेडिंग क्या होती है हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। प्रोप्राइटरी डेटा का मतलब है जो भी इंफॉर्मेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी संबंधित है किसी भी कंपनी या किसी भी कॉर्पोरेट या किसी भी बैंक की, उसको आप लीक नहीं कर सकते। ब्राइस मतलब क्या, आपको रिश्वत वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होना है। ऑब्लिगेशन थर्ड पार्टी में कहा गया है कि जब बैंक किसी भी ऐसे काम को आउटसोर्स करता है, थर्ड पार्टी को अलॉट करता है, तो उसके लिए ट्रांसपेरेंट कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए और टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो प्रॉपरली रिटन डाउन होनी चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या, किसी भी आप व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, किसी एम्प्लॉय को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे उसके काम के आधार पर या उसकी रेस के आधार पे, उसकी कास्ट के आधार पे, उसकी एज के आधार पर। कोई बहुत बूढ़ा व्यक्ति आपके यहाँ मान 50-55 साल का काम कर रहा है और आप कह रही हैं आप तो बूढ़े हो, कुछ कह ही नहीं पाते, यंग हमें आदमी चाहिए, तो इस तरह से आप उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। सेक्शुअल हैरेसमेंट आप लोग को पता है, विशाखा गाइडलाइंस इसके लिए होती हैं जो कि आ चुकी हैं पहले ही। इसके लिए कहा गया किसी प्रकार का इम्प्लिसिट सेक्शुअल ओवरटर्न, कोई भी अनवेलकम या इनअप्रोप्रिएट प्रॉमिस या रिवॉर्ड या किसी प्रकार का सेक्शुअल फेवर आप डिमांड नहीं कर सकते। कोई फिजिकल कंडक्ट आपका जो सेक्शुअली हैरेस करे नेक्स्ट पार्टी को, वो नहीं कर सकते। कोई भी आप सेक्शुअल फेवर डिमांड नहीं कर सकते। सेक्शुअली कलर्ड रिमार्क्स आप नहीं कर सकते, ठीक है। किसी प्रकार की पोर्नोग्राफी आप नहीं दिखा सकते हैं। कोई भी अनवेलकम्ड फिजिकल, वर्बल या नॉन वर्बल कंडक्ट या सेक्शुअल नेचर का आप उसके साथ नहीं कर सकते। मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, a situation in which a person is in position to derive personal benefit from action or decision made in their official position। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आप किसी पोजीशन में बैठे हो, अब वो डिसीजन लेने में पर्सनली तो आपको फायदा हो रहा है लेकिन एज बैंक को नुकसान हो रहा है, या फिर पर्सनली बैंक को तो फायदा हो लेकिन आपको नुकसान हो रहा है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पर रहते हो, ठीक है, मान लीजिए आप किसी सेक्टर ए में रहते हो। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कहा कि भाई सेक्टर ए में जो है ये अवैध है, इसको गिराया जाए। अब आप ही उस टाइम सपोज करिए म्यूनसिपलिटी कमिश्नर भी हैं, आपको उस पर साइन भी करना है उसको गिराने के लिए, उस बिल्डिंग को या उस एरिया को ध्वस्त करने के लिए। अब आपको ही साइन करना है तो, और आपका घर भी वहाँ पर है, हाँ मान लीजिए और भी 500 घर हैं बट आपका भी घर वहाँ पर है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई, ठीक है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट बताया गया जैसे कि जब बैंक का किसी क्लाइंट के साथ, बैंक का आपस में, एम्प्लॉयज़ का आपस में, या एम्प्लॉयज़ का बैंक के साथ या एम्प्लॉयज़ का क्लाइंट के साथ, या फिर कभी कभी बैंक का किसी एक या एक से ज़्यादा क्लाइंट के साथ, या फिर बैंक की सर्विसेज का 2 या 2 से ज़्यादा क्लाइंट के साथ, ये सब चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं। एचआरएम एथिक्स क्या होते हैं, कुछ इश्यूज आते हैं। एचआरएम मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात हो रही है, इसमें कंपनसेशन रिलेटेड, डेवलपमेंट हो गया आपका, इंडस्ट्रियल रिलेशन, हेल्थ सेफ्टी, ये सारी चीज़ें एचआर के एथिकल इश्यूज में आती हैं। मतलब इंप्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैश और कॉम्पनसेशन प्लान, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, उनकी प्राइवेसी कंसर्न्स जो है उसको मेंटेन करना, उनमें रेस और डिसेबिलिटी वगैरह को देखना, उनकी सेफ्टी और हेल्थ का, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज और रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एंड रीस्ट्रक्चरिंग और ले ऑफ्स, ठीक है, मतलब उनको नौकरी से हटाना, ये सब चीज़ें एथिकल आती हैं एचआरएम के अंदर, ठीक है। विद दिस वी हैव come to an end of this chapter. I hope you like the session. Do like, share, subscribe and don't forget to comment. Thank you so much for your valuable time.